हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्रिया व उसके प्रकार में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद तथा क्रिया के अर्थ की जानकारी ली। आज हम क्रिया व उसके प्रकार में रचना के आधार पर क्रिया के प्रकारों की जानकारी लेंगे। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं। इसमें क्या क्या है। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया, तीसरी है नाम धातु क्रिया, चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवी है पूर्वकालीन क्रिया, छठी है सहायक क्रिया, सातवीं समापिका क्रिया, आठवीं है असमापिका क्रिया तथा नौवीं है अनुकरणात्मक क्रिया। इस प्रकार रचना के आधार पर क्रिया के 9 भेद हुए। अब हम इसके परिभाषा तथा इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। पहली है सामान्य क्रिया अर्थात मूल क्रिया। परिभाषा होगी जहां पर केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, या मूल धातु से बनी क्रिया को मूल क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश आया, मैंने खाया, मोहन हंसता है, सोहन सोता है, उसने पत्र लिखा, तुम पढ़ो। इन सब वाक्यों में आया, खाया, हंसता है, सोता है, लिखा है, पढ़ो, ये सारी क्रियाएं उसके मूल क्रिया से बनी हुई है, मूल धातु से बनी है। अर्थात आया जो है वो आ क्रिया से बनी है। आया, खा, खाया, हंस, हंसता है, सोता है, लिख, लिखा, पढ़ो, पढ़ से बना। अर्थात ये सभी क्रियाएं मूल क्रियाएं हैं। दूसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। परिभाषा होगी जिस वाक्य में 2 क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका, सोहन सो गया, वह जाने कहां से आ टपका। इन वाक्यों में 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। पहला खा चुका, एक क्रिया हो गई खा और दूसरी है चुका। उसी प्रकार सो गया, यह एक क्रिया हुई और गया दूसरी। तीसरी है आ और टपका, इसमें आ और टपका 2 क्रियाएं हैं। इन 2 क्रियाओं में पहली क्रिया वह मुख्य क्रिया होती है, जैसे खा, सो और आ, यह मुख्य क्रिया है। और चुका, गया, टपका यह उसके साथ में आई हुई क्रिया है। परंतु दूसरी क्रिया रंजक होती है, लेकिन वह आकर पहली क्रिया पर अपना रंग जमा देती है। जैसे आ टपका, आ यह एक क्रिया हो गई, परंतु टपका यह लिखने पर उसमें उसका क्रोध नजर आता है कि आ टपका, यानी टपकना शब्द ने आ पर अपना रंग जमा दिया। इस प्रकार ये सारी क्रियाएं संयुक्त क्रिया हैं। तीसरी है नाम धातु। परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे राम बहुत बतियाता है, उसने बच्चे को अपनाया, तुमने शर्माना कब सीखा। इन वाक्यों में बतियाना, अपनाना और शर्माना यह नाम धातु क्रियाएं हैं। बतियाना यह संज्ञा से बनी हुई शब्द क्रिया है, बात से बतियाना। अपनाया यह सर्वनाम से बना हुआ शब्द है, जैसे अपना से अपनाया। शर्माना क्रिया यह शर्म से बनी है, अर्थात विशेषण से बनी है।
तो ये सारी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाओं की तालिका देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं। इस प्रकार से हम और भी शब्द खोज सकते हैं। शब्द है आप, अपना, अपनाना। सामान्य रूप बना है अपनाना। नाम धातु में ना लगाकर हम सामान्य रूप बनाते हैं अपनाना। गर्म, गर्मा, गरमाना। शर्म, शर्मा, शर्माना। हाथ, हथिया, हथियाना। बड़बड़, बड़बड़ा और बड़बड़ाना। चक्कर, चकरा, चकराना। खर्च, खर्चा, खर्चाना। मिनमिन, मिनमिना, मिनमिनाना। लात, लतिया, लतियाना। झूठ, झुटला, झुटलाना। इसी तरह से हम और भी शब्द ढूंढ सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया परिभाषा है जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, जैसे एक प्रेरक कर्ता और दूसरा है प्रेरित कर्ता। एक उदाहरण देख लेते हैं। मोहन दर्जी से कपड़े सिलवाता है। इसमें मोहन प्रेरक करता है और दर्जी प्रेरित करता है। मोहन धोबी से कपड़े धुलवाता है। इस वाक्य में भी मोहन प्रेरक है और धोबी प्रेरित है। मोहन ने धोबी से कपड़े धुलवाए हैं, यानी कि मोहन प्रेरक करता और धोबी प्रेरित करता है। अब हम इस क्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। राम ने साधु को पानी पिलाया। इसमें राम ने स्वयं वह कार्य किया है, अर्थात यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, पिलाया। राम ने नौकर से साधु को पानी पिलवाया। यहाँ पर राम ने नौकर से बोलकर पानी पिलवाया है, अर्थात यहाँ पर पिलवाया शब्द द्वितीय प्रेरणार्थक है। प्रेरणार्थक क्रियाओं की तालिका। मूल धातु का सामान्य रूप पहली प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। उठ, उठना, उठाना, उठवाना। पढ़, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। दे, देना, दिलाना, दिलवाना। मांग, मांगना, मंगाना, मंगवाना। सी, सीना, सिलाना, सिलवाना। देख, देखना, दिखाना, दिखवाना। छोड़, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। बिक, बिकना, बेचना, बिकवाना। धो, धोना, धुलाना, धुलवाना। बोल, बोलना, बुलाना, बुलवाना। पांचवी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। विशेषतः पूर्वकालिक क्रिया कर अथवा करके लगाने से बनती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूं। उठा हूं यह एक क्रिया है, उसके पहले सोकर लगा हुआ है। सोकर यह पूर्वकालिक क्रिया है, अर्थात एक क्रिया पहले पूरी हो चुकी है सोकर, फिर वह उठा है, अर्थात यहाँ पर पहले एक क्रिया आ चुकी है और बाद में दूसरी क्रिया है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। धोबी कपड़े ले करके आया है। यहाँ भी आया है एक क्रिया और करके, यानी कि वह कुछ कपड़े लेकर फिर आया है, यह भी एक क्रिया है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया हुई। मैं खाकर खेलूंगा। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कर के, करके और खाकर, कर लगाकर बनी हुई है। अब है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया के अंत में आकर कार्य पूरा होने का बोध कराती है। जैसे मोहन जा चुका।
शीला सो गई, राम जाग उठा। उपर्युक्त वाक्यों में जा, सो, जाग यह तीनों मुख्य क्रियाएं हैं और इनके अंत में आने वाली क्रिया चुका, गई, उठा क्रियाएं सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई हैं, अर्थात ये सारी सहायक क्रियाएं हैं। विशेष नियम है, सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना जरूरी है। सहायक क्रिया को हमेशा मुख्य क्रिया के अंत में रखिए। दोनों क्रियाओं के बीच में अन्य शब्द नहीं आने चाहिए। दोनों क्रियाओं के बीच में केवल निषेधवाचक शब्द रख सकते हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं जा सकता। अब यहां पर हमने नहीं को जा और सका के बीच में लाकर रखा है। मैं स्कूल जा नहीं सकता, यह निषेधवाचक शब्द है नहीं। एक उदाहरण और देखते हैं, मैं कुछ नहीं लिख पाया। इसमें लिख भी एक क्रिया है और पाया, तो इन दोनों के बीच में मैंने नहीं लगाया, अर्थात मैं कुछ लिख नहीं पाया, यह निषेधवाचक शब्द है। समापिका क्रिया। हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगती है। वाक्य क्रिया से समाप्त होता है, इसी कारण ऐसी क्रिया को समापिका क्रिया कहा जाता है। जैसे राम विद्यालय गया, यहाँ गया क्रिया वाक्य के अंत में लगी है, तो यह समापिका क्रिया है। इसने भिखारी को खाना खिलाया, खिलाया यह समापिका क्रिया हुई। असमापिका क्रिया, जो क्रिया अपने सामान्य स्थान वाक्य के अंत में न आकर कहीं अन्यत्र आए, वह असमापिका क्रिया होती है। जैसे उसने डूबते बच्चे को बचा लिया, यहां डूबते शब्द वाक्य के बीच में आ गया है। यह एक क्रिया है जो असमापिका क्रिया है, अर्थात यह अपनी जगह छोड़कर बीच के जगह पर आ गई है। सामान्यतः क्रिया अंत में होती है, परंतु यह डूबते क्रिया जो है वह वाक्य के अन्य स्थान पर आ गई है, तो इसलिए यह असमापिका क्रिया है। यही कहते हुए वह चला गया, इस वाक्य में कहते हुए यह भी असमापिका क्रिया है। घर आए बेटे को उसने पहले खाना खिलाया, इसमें आए यह असमापिका क्रिया है। अब बैठना क्यों चाहते हैं, बैठना यह भी असमापिका क्रिया है। इससे स्पष्ट होता है कि क्रिया के साथ ते हुए, ए, ना आदि लगाकर असमापिका रूप बनाते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया रूप में होता है। उसे लिखना नहीं आता, यहां लिखना यह संज्ञा रूप के शब्द से है। लिख, लिख से लिखना हुआ, अर्थात यह संज्ञा रूप में है। रोते बच्चे को मिठाई दो, यहां पर विशेषण रूप में है रोते। वह समाचार सुनते ही चला आया, सुनते ही यह क्रिया विशेषण रूप में है। अनुकरणात्मक क्रिया, जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है, ऐसी क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे झनझन से झनझनाना, थप थप से थप थपाना। अब उदाहरण देख लेते हैं। मदन गाना गुनगुना रहा है, यहाँ गुनगुना शब्द यहाँ गुनगुनाना शब्द अनुकरणात्मक क्रिया है। गुड़, गुड़ पर मक्खियां भिन भिना रही हैं, यहाँ पर भिन भिना यह अनुकरणात्मक है, क्योंकि यह भिन भिन शब्द से के मक्खियों के गुंजन से जो भिन करती है उसकी आवाज से बनी हुई है, तो यह भिन भिना जो है वह अनुकरणात्मक क्रिया है। तो अब तक हमने
जितनी क्रियाएं सीखी हैं उसको एक बार दोहरा लेते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहली है सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु, चौथी प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवी पूर्वकालिक क्रिया, छठी है सहायक क्रिया, सातवीं समापिका क्रिया, आठवीं असमापिका क्रिया और नौवीं है अनुकरणात्मक क्रिया। इस प्रकार क्रिया के 9 भेद हम समझ गए हैं। बच्चों, जिन्होंने इसके पहले क्रिया के अर्थ तथा कर्म के आधार पर क्रिया यह लेसन नहीं देखा है, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं और उसके माध्यम से वे वह वीडियो भी एक बार फिर देख सकते हैं।